तो 10.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कहने को तो ये क्वेश्चन है बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग आगे फ्यूचर में कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इवन कल वाली जो मैं क्लास लूँगी उस कल वाली क्लास में इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगी न्यूमेरिकल्स के, और तुमको बताऊंगी कि हमने आज जो ये रिज़ल्ट पढ़ा इस पढ़े हुए रिज़ल्ट का क्या एप्लीकेशन है। खैर, अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। वो हमसे बोल रहा है कि इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखो, ये एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि अगर कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है इफ़ मतलब वो बातचीत हो रही है गिवन को लेकर। ठीक है, अच्छा, और जहाँ से शुरू हो जाता है देन मतलब वो टू प्रूव वाला हिस्सा है। बट यहाँ इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी आप लोगों को देन नहीं लिखा है, बल्कि उसने डायरेक्टली लिख दिया है प्रूव दैट। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से ये इस पॉइंट देयर से लेकर ये कॉमन कॉर्ड तक का जो है ये वाला पार्ट बेसिकली आप लोगों का क्या है, टू प्रूव वाला पार्ट है। ठीक है, चलो तो अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं और इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या बोला है, इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। आपके पास 2 सर्कल्स हैं, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक सर्कल मैंने बनाया, लेट्स से हो सकता है आपके दोनों सर्कल्स सेम रेडियस के हो सकता है एक सर्कल छोटा हो एक सर्कल बड़ा हो। ठीक है, तो तुम्हारी चॉइस है, तुम कैसा डायग्राम बनाना चाहते हो, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है किसी की। तो मैंने 2 सर्कल बनाए और इन दोनों को मैंने क्या करवाया, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करवाया। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको नाम दे देती हूँ। लेट्स से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने नाम दे दिया ए, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने नाम दे दिया बी। अब क्या बोल रहा है, देयर सेंटर्स मतलब उनके सेंटर्स जो भी होंगे, तो भाई सेंटर्स तो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक को नाम दे दिया ओ और एक सेंटर को नाम दे दिया ओ डैश रफली। अब एक्चुअल में सेंटर लोकेट करने मत बैठ जाना कि मैडम सेंटर लोकेट करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर फिर नाम दूंगा ओ डैश। फिगर बना रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो रफली आप ओ डैश दोनों को नाम दे दो उनके सेंटर्स को। देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आ गया कॉमन कॉर्ड। देखो, कॉर्ड वर्ड जो होता है उसका मीनिंग सभी जानते हैं कि कॉर्ड आखिर किस बला का नाम है। बट द पॉइंट इज, बट द क्वेश्चन इज द कॉमन कॉर्ड यहाँ पे यार कौन है, किस चीज़ को कॉमन कॉर्ड कहते हैं। कॉमन कॉर्ड मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो बेसिकली दोनों सर्कल्स के पास है। कहाँ है मैडम वो कॉमन कॉर्ड, तो ये जो आपका रीजन है ना जो दोनों में कॉमन है, ये वो पिंक कलर का ये वो रीजन है जो दोनों सर्कल्स के लिए क्या है, ये रीजन कॉमन है, ये कहलाता है कॉमन रीजन, है ना। ये दोनों के पास सेम है, ये दोनों के पास है ये रीजन। तो इस कॉमन रीजन में अगर कोई कॉर्ड बनेगी तो उस कॉर्ड को कहा जाएगा कॉमन कॉर्ड। जैसे अगर मैं इस ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, राइट, इस ए और बी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ज्वाइन करने के बाद जो ए बी होगी, ये ए बी हम लोगों की क्या होगी, कॉमन कॉर्ड। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि देयर सेंटर्स, सर्कल के जो सेंटर्स होंगे ओ एंड ओ डैश, वो लाई करेंगे, कहाँ पे लाई करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। मतलब अगर इस कॉमन कॉर्ड ए बी का मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इस कॉमन कॉर्ड ए बी का अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वो सेंटर्स एक ही लाइन होगी, अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी। मतलब सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ओ और ओ डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन, यही लाइन उस कॉमन कॉर्ड ए बी का क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ऐसा क्वेश्चन वाला कहना चाहता है।
पहली बात, उसने आपको गिवन क्या दिया कि आपके पास दो सर्कल्स हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे कि O एंड O डैश, ठीक है, आर टू सर्कल्स, ठीक है, आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, एक मिनट, हाँ, आर सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट, एक मिनट, हाँ, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, जो ए एंड बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास कि ए बी इज़ दी कॉमन कॉर्ड। ए बी को हम लोगों ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लेके रखा है, कॉमन कॉर्ड लेकर रखा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूव करने को क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का टू प्रूव क्या है, इस क्वेश्चन का टू प्रूव ये है कि अगर आप उन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करोगे, अगर आप O को और O डैश को अगर आप ज्वाइन करोगे, तो जो नई लाइन बनेगी O डैश, वो लाइन उस कॉमन कॉर्ड AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही होगी। क्या कर रही होगी, उस AB के परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही होगी, मतलब AB और O डैश एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ में वो O डैश उस AB के दो इक्वल टुकड़े कर रही होगी। ये मैंने क्या कहा, ये कहने को एक क्वेश्चन है अपने आप में ये पूरी तरीके से एक कंप्लीट थ्योरम कि अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं और अगर उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया जाए, तो वो सेंटर्स हमेशा कॉमन कॉर्ड पे, वो लाइन जो होती है सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली, वो हमेशा कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर भी रहती है और कॉमन कॉर्ड के इक्वल टुकड़े करती है। ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कई लोग गड़बड़ा जाते हैं, कॉर्ड के इक्वल टुकड़े होते हैं, मतलब ए बी जो है ना, ए बी के टुकड़े होंगे, ठीक है, ए बी के टुकड़े होंगे, ना कि ओ डैश के टुकड़े होंगे। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं लेट्स से एम। तो ए बी दो टुकड़ों में विभाजित होगा, ए एम और एम बी, और ये दोनों टुकड़े क्या होंगे, इक्वल। ओ डैश नहीं, ठीक है, ओ डैश नहीं। तो टू प्रूव हमको क्या करना है, पहली चीज़ जो हमको टू प्रूव करनी है वो ये कि जो ये ओ डैश है ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, आपके ए बी पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और दूसरी चीज़ हमको ये प्रूव करके देनी है कि एम जो है वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, किसका, ए बी का। अगर वो उसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब कितने इक्वल टुकड़े हुए हैं, इसका मतलब दो इक्वल टुकड़े हुए हैं। एक इक्वल टुकड़ा होगा ए एम और दूसरा इक्वल टुकड़ा होगा एम बी। ये हमको प्रूव करना है कि भैया परपेंडिकुलर भी था एज वेल एज उसने बाइसेक्ट भी किया। मैंने क्या कहा, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये खुद अपने आप में एक थ्योरम है, बहुत ही फेमस थ्योरम, स्कूलों में थ्योरी में बहुत इजीली ये क्वेश्चन आता है प्रूव वगैरह करने के लिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं वैल्यूज़ के साथ, जो कि हम कल करेंगे, ऑब्वियस है। बट ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि दो सर्कल्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनकी कॉमन कॉर्ड है, सेंटर्स को आपने ज्वाइन किया है, तो सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद वो जो लाइन होगी वो उस कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर भी होगी और साथ ही साथ में वो क्या कर रही होगी, उसके दो इक्वल टुकड़े भी कर रही होगी। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शंस। हमको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे पहला कंस्ट्रक्शन, आपको ओ और ए को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ए और ओ डैश को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको बी और ओ डैश को ज्वाइन करना पड़ेगा, आप ओ और बी को ज्वाइन करोगे, ये इस तरीके से। तो जो भी कंस्ट्रक्शन आपने किया है, ये कंस्ट्रक्शन हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो भी किया है, कैसा रहता है जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं, उसकी स्टेप्स देखो ऐसी होती है, पहले गिवन लिखो, फिर टू प्रूव लिखो, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं ओ ए को, हम ज्वाइन कर रहे हैं ओ डैश ए को, हम ज्वाइन कर रहे हैं ओ बी को, हम ज्वाइन कर रहे हैं ओ डैश बी को। तो जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो सब आप लिख दो, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, इस डायग्राम को देखो, मुझे एक बात बताओ, वो जो छोटा वाला सर्कल है जिसका सेंटर है ओ फॉर ऑरेंज, ओ ए उसका क्या है, ये जो ओ ए है, ये ओ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओ ए उसका क्या है ये ओ ए।
तो आप क्या बोलोगे, मैडम कैसी बात कर रहे हो, ये तो रेडियस है। किसका रेडियस है, छोटे वाले सर्कल का, क्योंकि ओ हो गया सेंटर और ए हो गया वो पॉइंट जो बाउंड्री पर है। सिमिलरली अगर मैं पूछूंगी ये ओ डैश बी क्या है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, मैडम ये ओ डैश बी भी क्या है, रेडियस है। किसका, छोटे वाले सर्कल का। तो लेट्स से मैंने इसको लिख दिया स्मॉल आर, क्योंकि दोनों रेडियसेस थे। सिमिलरली मैंने पूछा कि बड़े वाले सर्कल को देखो, और बड़े वाले सर्कल को मेरे को देख कर बताओ कि ये ओ डैश से लेकर ये जो ए है ये क्या है। तो तुमने कहा देखिए ओ डैश जो हो गया सेंटर, और ये जो पॉइंट ए है ये है बाउंड्री पर, तो बाउंड्री और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये भी होगा रेडियस। लेकिन इसको स्मॉल आर मत लिखना। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको भी स्मॉल आर लिख दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस और बड़े वाले सर्कल का रेडियस दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू स्मॉल आर है। बट ऐसा नहीं है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, तो एक का रेडियस अलग होगा दूसरे का रेडियस अलग होगा। तो आप इसको कोई अलग सिंबल दीजिए, तो मैं इसको दे देती हूँ कैपिटल आर, है ना। सिमिलरली जो आपका ओ डैश बी है, ये ओ डैश बी ये भी क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, तो हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे देंगे कैपिटल आर। तो जो काम मैंने किया है सिंबल देने का, ये सारा काम मुझको यहाँ नीचे मेरे यहाँ पे प्रूफ में मुझको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि भैया मैंने ये हरकत की है। तो मैं वहाँ लिख देती हूँ कि लेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बी द रेडियस, अच्छा रेडियस मतलब सिंगुलर, तो हम लिखेंगे रेडाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के ये क्या लिए हमने, रेडियस लिए हैं, हैव सेंटर्स, नहीं टू सर्कल्स ऑफ हैविंग सेंटर्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश, जिनके सेंटर्स क्या हैं, एक का सेंटर है ओ और दूसरे का सेंटर है ओ डैश। ठीक है, और इसी चीज को इलेबरेट करके हम कैसा लिखेंगे कि डायग्राम में देखिए ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल होंगे और इन दोनों का रेडियस होगा आर। डायग्राम में देखिए ओ डैश ए ओ डैश बी इक्वल होंगे और इन दोनों का रेडियस होगा कैपिटल आर। ये एक बेसिक कहानी थी। अब द पॉइंट इज कि ये मैडम ये जो दो चीज़ें टू प्रूव करनी है, एक टू प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और एक टू प्रूव करना है कि वो इक्वल भी होना चाहिए। अब मैं ये टू प्रूव कैसे करूं, तो चलो हम इस टू प्रूव के लिए बढ़ते हैं। अब देखो इस टू प्रूव को करने के लिए ये जो तुम्हारे सामने डायग्राम है इसका मैं एक छोटा सा वर्जन अलग से तुम्हें ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये जो पॉइंट ओ ले लो और ये एक पॉइंट ले लो ओ डैश, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ऊपर में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा ए जो कि ओ से भी ज्वाइन है और जो कि ओ डैश से भी ज्वाइन है। ओ ए को स्मॉल आर कहा गया है, ओ ए डैश जो भी है उसको कैपिटल आर कहा है। नीचे एक और पॉइंट है जिसका नाम है बी, ये यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पे ये स्मॉल आर है, यहाँ पे ये कैपिटल आर है। डन, अच्छा बढ़िया। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या तुम कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना, कर सकते हैं। तो चलो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ये मैंने छोटा सा रफ डायग्राम बाजू में बना के रख लिया, इसी को देख देख के मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी। तो जिन दो ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वहाँ मैंने लिखा प्रॉपर तरीके से वहाँ पे कि इन ट्रायंगल कौन सा, ओ ए ओ डैश चाहिए, ओ डैश है, और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका ओ बी ओ डैश। अब उसमें जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, करो जरा, क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि सेक ओ ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, आपके सेक ओ बी के। क्यों, उसका भी रेडियस स्मॉल आर, इसका भी रेडियस स्मॉल आर। हम ये लिखेंगे कि जो सेक ओ डैश ए है वो कॉन्ग्रुएंट है सेक ओ डैश बी के। क्यों, इसका भी रेडियस कैपिटल आर, इसका भी रेडियस कैपिटल आर। और क्या आपको दोनों में सेम या कॉमन दिख रहा है? आप लिखेंगे कि सेक ओ डैश कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेक ओ डैश के। क्यों, क्योंकि वो कॉमन साइड है, तो यहाँ पे हम लोग रीज़न लिखेंगे कि वो हो गई आपकी कॉमन साइड। और यहाँ इन दोनों का कलेक्टिवली रीज़न लिखेंगे। क्या रीज़न लिखेंगे, रेडाई
ऑफ सेम सर्कल, मतलब सेम सर्कल के ये लोग क्या थे, रेडियसेस थे, है ना। अब जरा ध्यान से देखो तो इससे ये चीज प्रूफ होती है कि ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी ओ डैश के, और किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, राइट। इस टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। ठीक है, हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बट इससे फायदा मेरा क्या हुआ, फायदे पे भी आते हैं। देखो, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप वहां पे सीपीसीटी लगा सकते हो, बराबर है ना। अगर मैंने किसी ट्रायंगल को ट्रिपल एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो उसके तीनों एंगल्स पे मैं सीपीसीटी लगा सकती हूँ, लगाने को, है ना। अच्छा, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम तीनों पे लगाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या किसी एक पर ही लगाना चाहते हो, लेकिन लगा तीनों पे सकते हो। ओके, तो जैसे कि अगर मैं इसको अपना एंगल 1 कहूँ और इसको अगर मैं अपना एंगल 2 कहूँ, ठीक है, इसको अगर मैं अपना एंगल 3 कहूँ और इसको अगर मैं एंगल 4 कहूँ, इसको अगर मैं एंगल 5 कहूँ और इसको अगर मैं एंगल 6 कहूँ, तो सीपीसीटी के अकॉर्डिंग क्योंकि ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, आप ऐसे बड़े गर्व से कह सकते हो कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के, एंगल 5 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 6 के, और इन तीनों का रीज़न होगा सीपीसीटी। आराम से कह सकते हो। और इसको मैं एक इक्वेशन नंबर देके छोड़ दे रही हूँ, हो सकता है मुझे फ्यूचर में इसको यूज़ करना पड़ जाए। लिख सकती हूँ मैं सीपीसीटी के वाया, अच्छा लिख दिया, लेकिन इससे मुझको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो मेरी प्रूफ नहीं हुई। लेकिन तुमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व की, क्या मैडम, कि जो एंगल ओ था उसके दो टुकड़े हुए ओ ओ डैश बनने से, एक टुकड़ा हुआ एंगल 1 और दूसरा टुकड़ा हुआ एंगल 2, और हमने प्रूव करके दिखा दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। ये जो एंगल ओ डैश था, ये कंप्लीट एंगल ओ डैश, इसके भी दो टुकड़े हुए, एक है एंगल 3, एक है एंगल 4। ये दोनों एंगल आपके कैसे हुए, इक्वल हो गए, है ना। ये दोनों एंगल आपके कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इससे तुमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि एंगल ओ और एंगल ओ डैश के बीच से जब ये लाइन जा रही है तो वो दोनों एंगल्स की इक्वल टुकड़े कर रही है। ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो दोनों एंगल्स के इक्वल टुकड़े कर रही है। तो इस क्वेश्चन में हमको ये चीज़ प्रूव करने को बोली नहीं है, लेकिन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, या मैं कहूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि फॉर दिस क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है जिसमें जब दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, राइट, और दोनों के सेंटर्स को आप कॉमन कॉर्ड से अगर पास करवाते हो, राइट, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के फिगर के क्वेश्चंस में, ठीक है, जो ओ ओ डैश होती है, मतलब दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो बेसिकली एक तरीके से क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इस क्वेश्चन में हमको ये चीज़ प्रूव करने को बोली नहीं गई, लेकिन देखो ना प्रूफ हो गई ऑटोमेटिकली। तो कई बार पता है पेपर में क्या करता है, ये प्रूव करने को बोलता है कि प्रूव दैट कि ओ ओ डैश इज एंगल बाइसेक्टर। हम सोचते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए था, हम सोचते हैं हमारी एनसीईआरटी में तो उसको बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए था, हमारी एनसीईआरटी में थोड़ी ना था कि वो एंगल बाइसेक्टर है। मैं भी तो वही पढ़ाने बैठी थी, बट देखो क्या हुआ आप लोगों का, आप लोगों को वो पढ़ाते पढ़ाते अभी मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ वो एक एंगल बाइसेक्टर है। तो कई बार क्या होता है पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो बताओ ये एंगल कितने का होगा। सो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको कैसे करेंगे। तो याद रखना वो उसका एंगल बाइसेक्टर होता है, तो यानी कि डेफिनेटली उसके वो दो इक्वल टुकड़े हो रही हैं, और अगर उसके दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं तो वो कितने कितने के हैं, आपके 30 डिग्री के। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टिप थी जो हमने आज इस क्वेश्चन से सीखी। बस खैर, बैक टू अवर क्वेश्चन, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी हम उसकी तरफ मूव करते हैं। खैर, प्रूव आपको क्या करना है कि ओ ओ डैश परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ठीक है, वो तो अभी प्रूव हुआ नहीं। ओके, अब मुझे फिर से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मुझे फिर से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से दो ट्रायंगल्स को मैडम आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगी, वो बता दीजिए, कौन से वाले ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की इच्छा है। तो लेट्स से यहाँ पे पॉइंट है ओ, यहाँ पे पॉइंट है ए,
और यहाँ पे पॉइंट है M, और ये दोनों आपस में ऐसे ज्वाइंट है, राइट। यहाँ पे पॉइंट है इधर B, और यहाँ पे ये पॉइंट है आप लोगों का ऐसा। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी, जिसमें ये भी रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। मैडम कैसे है ये एंगल 1 और 2? मैंने अभी तो बताया कि मैं इसको एंगल 1 ले रही हूँ और उसको एंगल 2 ले रही हूँ। अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। इन दोनों को जब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी ना, तो मेरे क्वेश्चन जो मुझे बोला गया था प्रूफ करने के लिए, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी, मैं काफ़ी हद तक सक्सीड हो जाऊंगी उसको प्रूफ करने में। कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल OAM, ये हो गया एक, और दूसरा आ जाएगा ट्राइंगल OBM। चलो करो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। क्या हो जाएगा? आप लोगों का सेग OA ये कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के? सेग OB के। क्यों? दोनों का सेम रेडियस है ना, तो यहाँ रीज़न दे देंगे रेडाई ऑफ सेम सर्कल। डन, ये हो गया। उसके अलावा ये देखिए मैडम, एंगल 1 इक्वल टू आप एंगल 2 लिख सकती हो। क्यों लिख सकती हूँ? ये देखो ना, आपने CPCT से किया था प्रूफ कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, और आपने इसको इक्वेशन नंबर भी दिया था, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ फ्रॉम 1। आप समझे मैंने वहाँ CPCT क्यों लगाई थी? क्योंकि उस CPCT को मुझे नीचे यूज़ करना था। अगर मैं ये बाकी की 2 CPCT नहीं लगाती ना तो भी चलता, क्योंकि कोई काम की नहीं थी मेरे, राइट। लेकिन मैंने फिर भी तीनों लगा दी। खैर, और क्या है, तो आप ये देखिए कि आप लोगों का जो सेग OM है वो कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के? सेग OM के। और इसका रीज़न हम लोग दे देंगे, बोलो क्या? आप लोगों का कॉमन साइड। और इससे हम ये प्रूव कर देते हैं कि ट्रायंगल OAM और जो आपका ट्रायंगल OBM है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने का रीज़न है SAS टेस्ट। बराबर, इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने का रीज़न क्या है? SAS टेस्ट। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 7 और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 8, है ना। बाकी एंगल नाम मत दो, क्योंकि यूज़ नहीं है ना, फालतू टाइम पास होगा तुम्हारा। नाम दे दिया लेट से मैंने 7 और 8, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ? एंगल 7 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 8। बिल्कुल लिख सकते हो आप। क्यों? CPCT, इसका रीज़न। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि AM इक्वल टू BM? बिल्कुल लिख सकते हो। इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न भी बोलो क्या है? CPCT। तो यानी कि CPCT से मैं दोनों का रीज़न लिख सकती हूँ। मतलब दोनों का रीज़न मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? CPCT। इन दोनों का रीज़न मैंने यहाँ क्या लिख दिया? दोनों का रीज़न मैंने यहाँ लिख दिया CPCT, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अब तुम जाओ जरा अपने 2 प्रूफ के पास, जाओ 2 प्रूफ को देखो। हमें क्या प्रूफ करना था? हमें यही तो प्रूफ करना था कि AM इक्वल टू MB आ जाए। क्या हमारा AM इक्वल टू MB आ गया? अरे वाह! फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम ये कह सकते हैं AM इक्वल टू MB, यानी कि जो चीज़ हमको प्रूव करनी थी उसका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया है। बट हमें ये भी प्रूव करना था कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। क्या वो प्रूफ हुआ? नहीं, अभी वो तो प्रूफ नहीं हुआ। क्या तुम उसे प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमको ये अच्छे से पता है कि एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 है, राइट। अब तुम डायग्राम देखो, अगर तुम एंगल 7 को और एंगल 8 को ऐड करोगे तो एक लीनियर पेयर बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न हम देख लेंगे लीनियर पेयर। अब जैसा कि तुम जानते हो कि 7 और 8 इक्वल हैं, तो 7 की जगह 8 लिखो या 8 की जगह 7 लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने 8 की जगह 7 लिख के इसको 180 डिग्री दिया। एंगल 7 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 हो जाएगा। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे एंगल 7 प्लस एंगल 7 ये कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7।
इक्वल टू कितना आएगा 180। एंगल 7 के पास से वो 180 का डिवाइड बाई 2 ले आओ, देयरफॉर एंगल 7 की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। एंगल 7 की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब अगर एंगल 7 की वैल्यू 90 है तो एंगल 8 की वैल्यू भी 90 होगी, है ना। बट हमको उससे क्या मतलब कि एंगल 8 की वैल्यू क्या है, लेकिन अगर एंगल 7 की वैल्यू 90 है तो क्योंकि एंगल 7 और क्योंकि एंगल 8 इक्वल है तो एंगल 8 की वैल्यू भी कितनी होगी 90 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था पहले पार्ट में कि ओ ओ डैश जब ए बी को काट कर जाए तब वो उसके परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हो मतलब 90 डिग्री बने, तो देखो ना बन गया ना 90 डिग्री। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ओ ओ डैश जो है परपेंडिकुलर है किसके ए बी के। और यही बेसिकली हम लोगों का प्रूफ नंबर 3 है। हाँ हो गया मेरा, ठीक है। यही हम लोगों का प्रूफ नंबर फर्स्ट था, सॉरी। तो देखो आपने यहाँ से ये भी प्रूव कर दिया कि ए एम इक्वल टू एम बी, है ना। और आपने यहाँ से ये भी प्रूव कर दिया कि ओ ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं 4। तो फिर लिखोगे तुम कि फ्रॉम 3 and 4, आप 3 and 4 को देख के कह सकते हो क्या, ये जो क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे तुमको लिखना है कि देयरफॉर, ठीक है, सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। दोनों कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये लाइन करता है और ये चीज़ हो गई हेंस प्रूव्ड, डन। ठीक है, तो ये अपने आप में एक छोटा सा स्मॉल स्केल थ्योरम था जिसका रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी, ठीक है, उस पर जब आप सेंटर वाली लाइन को ज्वाइन करवाओगे तो वो हमेशा उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये अनटोल्ड सत्य है। आगे फ्यूचर में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप दो सर्कल्स को इंटरसेक्ट करवा रहे हो, कॉमन कॉर्ड को ज्वाइन करवा रहे हो, तो बिना बोले चुपचाप वहाँ पे 90 डिग्री मान लेने का, ठीक है, बिना बोले चुपचाप ये मान लेने का कि उस कॉमन कॉर्ड के दो टुकड़े हुए हैं, ए एम और एम बी। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है इस पूरे सिनेरियो में, एक मिस्टेक जो एक स्टूडेंट से होती है। मिस्टेक देखो यहाँ पे क्या होती है बच्चों से, मैंने क्या कहा, कॉमन कॉर्ड के टुकड़े हो रहे हैं, राइट। वो लोग क्या करते हैं, ओ ओ डैश के दो इक्वल टुकड़े कर देते हैं, ओ ओ डैश के दो इक्वल टुकड़े। थ्योरम ओ ओ डैश के दो इक्वल टुकड़े का हो रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा है, थ्योरम कह रहा है सेंटर के जो कॉमन कॉर्ड है उसके दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं। तो आप अपना भेजा चला के ओ एम इक्वल टू ओ डैश ओ एम ऐसा मत कर देना, कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े करने हैं, ठीक है। और बीच की जो लाइन होती है ओ ओ डैश वो एंगल बाइसेक्टर होती है। इस रिजल्ट को भी आप याद रखिएगा, बस ख़त्म, ठीक है। फिर अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे रोकते हैं। कल की क्लास में हम लोग 10.4 स्टार्ट करने से पहले और भी कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स या कुछ रिजल्ट्स अगर बच गए हैं तो उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। फिर जब हमारी 10.4 स्टार्ट करने से पहले जितने थ्योरम्स हमें दिए हैं सब रेडी हो जाएंगे, तो फिर सारे थ्योरम्स को हम अपने दिमाग में स्टोर करके रखेंगे और उस स्टोरेज को फिर यूज़ करेंगे 10.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने के सारे रिजल्ट्स को। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये 10.1 से रिलेटेड, 10.2 का एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको 8 से 10 थ्योरम्स यूज़ करने पड़ जाए। अच्छा कि ये वाले थ्योरम की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर लेते, ये वाले थ्योरम की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर लेते, इस तरीके का, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे अभी चीज़ों को रोकते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो बताना।